Hello students, this is 7th lecture on volume of solid of revolution involving parametric curves. पैरामेट्रिक कर्व्स को इन्वॉल्व करके जो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे उसका ये पहला वीडियो है। पैरामेट्रिक कर्व्स दो बड़े ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, एक ट्रैक्ट्रिक्स और दूसरे साइक्लॉइड्स। साइक्लॉइड भी दो मुख्य होते हैं, दो उनके इन्वर्टेड फॉर्म होते हैं। कैलकुलस पढ़ते समय दो ही टाइप के साइक्लॉइड ज़्यादा मिलते हैं, उन्हीं पे बेस्ड हम आपको न्यूमेरिकल समझाएंगे। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये हम उठा रहे हैं ट्रैक्ट्रिक्स का। एग्जाम्पल 14, द ट्रैक्ट्रिक्स इज रिवॉल्व्ड अबाउट इट्स एसिम्टोट। आपको मालूम है ये ट्रैक्ट्रिक्स है, इसका एसिम्टोट एक्स एक्सिस होता है। एंड अ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन इज फॉर्म्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो ट्रैक्ट्रिक्स के द्वारा ये जितना एरिया बाउंड हो रहा है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो पूरे शेडेड एरिया को एक्स एक्सिस यानी एसिम्टोट के अबाउट घुमाने से जो वॉल्यूम बनेगा वही वॉल्यूम तब भी बनेगा जब हम इस अपर पोर्शन को केवल घुमाएं इसी एक्स एक्सिस के अबाउट। बस, तो जनरेटिंग सिस्टम हो गया ये जो एरिया अपर पार्ट है एरिया का एक्स एक्सिस के ऊपर यानी एसिम्टोट के ऊपर। लेकिन अगर हम सिर्फ इतने हिस्से को ही घुमाएं जो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, जो एरिया का हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, यदि हम उतने हिस्से को घुमाएं तो पूरा सॉलिड नहीं बनेगा, आधा सॉलिड बनेगा। किस आधार पे आप कह रहे हैं आधा सॉलिड बनेगा? क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट भी एरिया ये कर्व जो है सिमेट्रिकल है, तो जितना एरिया इधर है उतना इधर है, तो इसको घुमाने से जो सॉलिड बनेगा उसी वॉल्यूम का सॉलिड इधर भी इसको घुमाने से बनेगा। तो अब हम चतुराई क्या करेंगे, सिर्फ इस हिस्से को घुमाएंगे, आधा सॉलिड बनेगा, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, आधा वॉल्यूम निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकल आएगा। स्टार्ट, रिक्वायर्ड वॉल्यूम V इक्वल टू 2 ब्रैकेट, पहले ट्वाइस कर दिया, उसके बाद फिर इंटीग्रल पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं इसलिए वो फार्मूला लेंगे जिसमें डी एक्स होता है। इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में यूं चेंज कर लें, डी एक्स को हम लिख लें डी एक्स अपॉन डी टी डी टी, और इस हिस्से के लिए आपको पता है, ठीक, टी वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तो टी की लिमिट हो गई 0 टू पाई बाई 2। यही हो गया कंसेप्ट। इसके बाद फिर कैलकुलेशन, 2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 वाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी आएगा ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। जो मुझे याद आ रहा है इसको अलग से निकाल कर देख लिया जाए, चलो देखा जाए। अलग से डी एक्स बाई डी टी निकालना है। एक्स इज इक्वल टू ए विद इन द ब्रैकेट कॉस टी, ये 2 1 बाई 2 बैलेंस हो जाएगा, प्लस log 10 t बाई 2, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए ब्रैकेट में माइनस साइन टी और प्लस कोसेक टी, क्योंकि कोसेक टी का इंटीग्रल log 10 t बाई 2 होता है, तो log 10 t बाई 2 का डिफरेंशियल कोसेक टी होगा। दिस इज इक्वल टू ए कोसेक टी हो जाएगा 1 अपॉन साइन टी, पॉजिटिव टर्म पहले लिख लिए, माइनस साइन टी इक्वल टू ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो हो जाएगा ए, हाँ देखो 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन टी, यही आएगा। अब इसमें कुल कितना हो गया देखो, बहुत सिंपल सा है, 2 पाई ए क्यूब इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, 2 पाई ए क्यूब, एक साइन कैंसिल हो गया तो बचेगा कॉस स्क्वायर टी साइन टी, कॉस स्क्वायर टी साइन टी डी टी, कॉस टी इक्वल टू कुछ पुट कर दीजिए, हो गया। पुटिंग cos t equal to z, so that sin t dt equals to minus dz, we get
v इक्वल टू 2 पाई ए क्यूब इंटीग्रल, लिमिट चेंज कर लें यहाँ से, when t इक्वल टू 0 z इक्वल टू cos 0 1, when t इक्वल टू पाई बाई 2 z इक्वल टू cos बाई 2 पाई बाई 2 0, cos स्क्वायर टी हो गया z स्क्वायर, साइन टी डी टी हो गया माइनस डी जेड, तो माइनस बाहर डी जेड अंदर, इस माइनस को खपा लीजिए लिमिट सीधा करने में, इक्वल टू 2 पाई ए क्यूब इंटीग्रल 0 टू 1 जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई ए क्यूब जेड क्यूब बाई 3 1 बाई 3 आएगा अपान 3, दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम 2 पाई ए क्यूब अपान 3, यस इट इज करेक्ट। और ये ए रेडियस वाले स्फेयर के वॉल्यूम का आधा है, आपको नहीं उसमें 4 पाई ए क्यूब बाई 3 आएगा। तो इस रूप में भी इसको आप याद रख सकते हो कि ट्रैक्ट्रिक्स को उसके एसिम्प्टोट के अबाउट घुमाने से जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो वॉल्यूम ए रेडियस वाले स्फेयर के वॉल्यूम का आधा होता है, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए देखें। अब हम साइक्लोइड उठा रहे हैं। एग्जाम्पल 15, द साइक्लोइड x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा is revolved about the tangent at the vertex, is revolved about the tangent at the vertex. To find the volume of the reel formed, to find the volume of the reel formed, yes. देखो इसमें x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा है, इसलिए दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस, थीटा बीइंग द पैरामीटर। जरूरी नहीं कि जो हमेशा पैरामीटर t ही दिया रहे, t दिया रहता है तो ठीक ही फट से पहचान लिए, थीटा होने पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत ही कम समझ रखने वाला बच्चा यहाँ फंस सकता है, थीटा देखते ही वो जैसे दिमाग में घूम जाएगा, अरे तो पोलर हो गया। नहीं नहीं, ये पोलर वाला थीटा नहीं, ये पैरामीटर थीटा है, तो सजग रहना है। इसका फिगर ऐसे बनेगा, प्रिंसिपल ब्रांच केवल हम लोग बनाते हैं ना, बस केवल प्रिंसिपल ब्रांच, और इसके कुछ डेटा याद रखने होते हैं, और वो डेटा है, ये पूरा स्पान होता है 2 पाई ए और ये हाइट होता है 2a। ये याद रहेगा तो किसी भी पॉइंट पर आप पैरामीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, दिस साइक्लोइड इज रिवॉल्व्ड अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं, इस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है। तो सोचिए कि इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे जब, तो क्या बनेगा, रील बनेगा। वही रील हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। ऐसे शेप बनेगा। बहुत बैलेंस्ड नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग बढ़िया बनाइएगा ऐसा। ये रील बन गया।
वो रील कौन है, मैं उसको शेड कर दे रहा हूं, डॉटेड डॉटेड कर दे रहा हूं। यही रील है। अब इसका शेप कैसा फील कर लें। दो तरीके से फील कर सकते हैं। तो पतंग उड़ाते हैं ना जिस लटाइन से, परेती से, उसे भी रील बोलते हैं। या जो हुक्का पीने वाला चिलम है, ऐसा रहता है, उसमें ऐसे टूटी जैसी होती ना, तो दोनों को लेकर के एक कमू ऐसे करके जोड़ दीजिए, तो उसी टाइप का शेप है, रील बन गया ये। इस रील का वॉल्यूम निकालना है। इस रील को जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो शेडेड एरिया है, एरिया उसे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना पड़ेगा। यदि हम अपर पार्ट को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, अपर पार्ट को, तब भी वही रील बनेगा। सो दिस अपर पार्ट इज द जनरेटिंग सिस्टम। ये तो चलो लिखा जाए कुछ, यहाँ पे, यहाँ ओ लिख दो, यहाँ पे ए लिख दो, हाँ यहाँ पे लिख दो कुछ भी, पी लिख दो, और फिर यहाँ पे क्यू लिख दो। इधर भी कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आर लिख दो, यहाँ पे पी क्यू आर एस लिख दो, पी क्यू आर एस टी लिख दो। ऐसे पूरा रोटेशन हम कर सकें कायदे से। अब सोल्यूशन में देखो हम कैसे लिख रहे हैं। टू जनरेट द रील, रील 3 डायमेंशनल फिगर हो गया, वॉल्यूम। टू जनरेट द रील we revolve the area। कौन सा एरिया, ओ ए पी क्यू ओ आर एस टी ओ, देखिए ओ ए पी क्यू ओ आर एस टी ओ, अबाउट एक्स एक्सिस, about x axis, and so this area is the generating system. This area is the generating system. लेकिन अगर हम हाफ पोर्शन को ही घुमाएं, अगर हम सिर्फ इसी को ही घुमाएं, इतने हिस्से को ही घुमाएं, तब क्या होगा, आधा रील बनेगा, वन साइडेड रील बनेगा, आधा रील बनेगा। किस अधिकार से हम कह रहे हैं आधा रील बनेगा, क्योंकि ये जो एरिया हम दिखाए हुए हैं वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है। तो जो रील का हिस्सा ये जनरेट करेगा उतना ही वॉल्यूम का हिस्सा ये जनरेट करेगा। तो वही फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, उधर वाले रील का वॉल्यूम निकाल लें। The required volume is, the required volume is V इक्वल टू 2 लिखिए, इंटू लिखिए ब्रैकेट में, वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द एरिया। अब हाफ एरिया की बात कर रहे हैं, कौन सा एरिया, ओ ए पी क्यू ओ, ओ ए पी क्यू ओ, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, ये रहा। इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें डी एक्स होता है, इंटीग्रल पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसको पैरामीट्रिक में चेंज करिए, डी एक्स को लिख दो डी एक्स बाई डी 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 थीटा, थीटा इज द पैरामीटर, और डी थीटा। पैरामीटर थीटा की हमें लिमिट चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। हमें पता है यहाँ पे थीटा बराबर 0 होगा और यहाँ पे थीटा बराबर पाई होता है, तो ये हो गया 0 से पाई। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई वाई स्क्वायर,
वाई स्क्वायर माने देखो इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और डी थीटा। बस इसे आप पिटते चलिए, इंटीग्रेट होता चलेगा, इक्वल टू 2 पाई ए क्यूब इंटीग्रल 0 टू पाई और 1 माइनस कॉस थीटा लिखो, और 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, दो हिस्सों में ब्रेक करिए इसको। v इक्वल टू 2 पाई ए क्यूब इंटीग्रल 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 2 पाई ए क्यूब इंटीग्रल 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लगाएंगे कि थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखने से यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो इंटीग्रेंड अपना निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, लिमिट पाई बाई 2 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मैं बार बार आपको बोलता हूँ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को साधिए, उसका साधना बहुत जरूरी है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये आपको अभ्यास करना है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपके अभ्यास में कमी है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, अभी इसके पहले वाले वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल की यही प्रॉपर्टी लिख लिख के समझाया था, इसीलिए इस बार नहीं लिख रहा हूँ। फिगर हटा देना, काम खत्म। v इक्वल टू 4 पाई ए क्यूब इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 0। ये देखिए प्रॉपर्टी जानने का कमाल, चट से उसका मान 0 हो गया। अब हम वेलिस फार्मूला लगा दें, यही दो ही चीज़ बार बार आ रहा है, वेलिस फार्मूला, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। 4 पाई ए क्यूब इंटू इसका मान होगा 1/2 इंटू पाई अपॉन 2, 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई स्क्वायर ए क्यूब, पाई स्क्वायर ए क्यूब। दिस इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 16 इधर लिख दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 16, द साइक्लोइड x इक्वल टू a इंटू टी माइनस साइन टी, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी is revolved about its base, is revolved about its base to find the volume of the solid thus generated, to find the volume of the solid thus generated। ये दूसरा वाला है जो आपसे अक्सर मिलेगा कैलकुलस में, इंटीग्रेशन की दुनिया में। इसका प्रिंसिपल ब्रांच ये, इसी के कैलकुलेशन की बात होती है। ये इस लाइन को बेस लाइन कहते हैं। अगर ये ऊपर हो जाए, ऐसे मुंह हो जाए इसका, तब इसको बेस लाइन कहेंगे। हाँ, बेस का मतलब नीचे वाला मत समझिएगा, ये लाइन, ये कस्प है, ये कस्प है, ये दोनों कस्प को मिलाने वाली लाइन को बेस या बेस लाइन कहते हैं। इसी एरिया को बेस यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया गया है। तो जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम निकाल के हमको बताना है। हम जानते हैं कि ये साइक्लोइड इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू ए पाई, ये पूरा स्पान होता है 2a पाई, ये पूरी हाइट होती है 2a, तो बीचों बीच लाइन खींच दिया तो 2a पाई का आधा हो गया a पाई।
इसलिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतने हिस्से को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, सिर्फ इतने हिस्से को, तो क्या होगा, आधा वॉल्यूम जनरेट होगा, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए O, बीच में एक पॉइंट P डाल दीजिए, यहाँ पे शिखर पर, चोटी पर A लिखिए, और यहाँ पर कुछ लिख दीजिए, B लिख देना। सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज V इक्वल टू ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाई रिवोल्यूशन ऑफ, जनरेटेड बाई रिवोल्यूशन ऑफ एरिया, कौन सा एरिया, OPABO, OPABO इक्वल्स टू 2, फिर ब्रैकेट में एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें dx होता है, पाई वाई स्क्वायर dx, और इसको हम बना देंगे ds बाई dt, पैरामीटर अब की बार t दिया है, और यहाँ dt, यहाँ पर t बराबर 0 होता है, यहाँ पर t बराबर पाई होता है, आपको ये पता होना चाहिए, लिमिट हो गई 0 to पाई, इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल 0 to पाई वाई स्क्वायर माने a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर, dx बाई dt माने a इंटू 1 माइनस कॉस टी dt, इक्वल्स टू 2 पाई a क्यूब इंटीग्रल 0 to पाई 1 माइनस कॉस टी होल क्यूब dt, 1 माइनस कॉस टी dt। अब चाहे तो इसको एक्सपेंड करके कर लो, और चाहो तो 1 माइनस कॉस टी को 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 रख दो, फिर टी बाई 2 को कुछ पुट कर दो, जैसी आपकी इच्छा। अब यहाँ से 2 रास्ते दिख रहे हैं, तो चाहे जिधर आप चलिए, मैं तो एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, मैं तो इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, क्योंकि मज़ा उसमें इसलिए आएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होएगा, इसी बहाने अभ्यास होगा आपको। v इक्वल टू 2 पाई a क्यूब इंटीग्रल 0 to पाई, एक्सपेंशन देखिए इसका, 1 माइनस 3 कॉस टी प्लस 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस कॉस क्यूब टी dt, इक्वल टू 2 पाई a क्यूब इंटीग्रल 0 to पाई ब्रैकेट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर टी dt। हमने इसको और इसको एक साथ ले लिया है, फिर ये 2 बचे माइनस में है, तो माइनस 2 पाई a क्यूब इंटीग्रल 0 to पाई और 3 कॉस टी प्लस कॉस क्यूब टी dt। अब वही प्रॉपर्टी, फिर जो प्रॉपर्टी इसके पहले आप लगाए थे, t की जगह पाई माइनस टी रखने से कॉस पाई माइनस टी माइनस कॉस टी होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अपना निगेटिव हो जाएगा, ये क्यूब है इसलिए निगेटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। देखो ये मजा है प्रॉपर्टी का, ये वैल्यू 0 हो गई, और इसमें लिमिट पाई बाई 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखो मैं फिर एक बार आपसे बोल दूँ, यहाँ पे आप 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 लिख के भी आगे बढ़ सकते थे, फिर टी बाई 2 बराबर यू पुट कर देते, फट से काम हो जाता, वैल्यूज फार्मूला लगा देते, लेकिन मैं इसलिए रास्ता चुना क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पे अभ्यास करना बहुत जरूरी है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल v इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 पाई a क्यूब इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर टी dt और माइनस 0 इक्वल टू 4 पाई a क्यूब ब्रैकेट 1 के हिस्से हो जाएगा पाई बाई 2, और यहाँ वैल्यूज फार्मूला लगा दें, 3 इंटू पाई बाई 4, यही है, इक्वल्स टू 4 पाई a क्यूब, ये है 2 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4,
5 पाई बाई 4 इंटू 5 पाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया 5 पाई स्क्वायर ए क्यूब, 5 पाई स्क्वायर ए क्यूब करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, लाइक ज़रूर करिए, मेहनत से वीडियो बनाया जाता है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में भी पता नहीं आप लोगों को क्यों आस्कत आती है। अगर आप चैनल देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं दोबारा सब्सक्राइब नहीं करने का है, बस एक बार आप सब्सक्राइब कर दिए हो गया। बेल आइकन इसलिए प्रेस करते हैं कि जितने वीडियो बनेंगे उसकी सूचना आपको मिलेगी। आपके काम काज देखिए, नहीं काम काज छोड़ दीजिए। अगले वीडियो में फिर हम 2 प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, वो दोनों प्रॉब्लम्स हेवी होंगे, ठीक है ना। थैंक यू।